नमस्कार, मैं रविश कुमार। जुमला बांचने की भी हद होती है। महिला आरक्षण अधिनियम में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ओबीसी महिलाओं का आरक्षण नहीं होने से विरोध का विस्फोट हो गया है। सपा, राजद, बसपा, कांग्रेस सभी ने इसका विरोध कर दिया है। यही नहीं, महिला आरक्षण बिल पास हो भी गया तो अभी लागू नहीं होगा। यह बिल में ही लिखा हुआ है। यह लिखा है कि जब नई जनगणना होगी, संसदीय सीटों का परिसीमन होगा, तब जाकर महिला आरक्षण लागू होगा। पास अभी होगा 2026 में, जब मौजूदा परिसीमन की समय सीमा समाप्त होगी, उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। मतलब यह मजाक अच्छा है। यही हाल आपको याद दिलाता हूं नागरिकता कानून के साथ हुआ। 2019 में किस तरह पास कराया गया, लेकिन अभी तक यह कानून लागू नहीं हुआ है। पास होने के बाद भी यह कानून लापता है। प्रचंड बहुमत से लबालब मोदी सरकार भी अपने बिल में ओबीसी की महिलाओं, अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण नहीं दे सकी। हर चीज को इवेंट में बदल देने वाली सरकार का लगाया शामियाना बिना आंधी और बारिश के कारण ही उजड़ गया। इस बिल का जितना स्वागत नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा विरोध। आखिर ओबीसी महिलाएं इसे कैसे स्वीकार करेंगी? इसी के साथ सरकार ने देश की जनता को याद दिला दिया कि 10 साल में नई जनगणना का काम नहीं हुआ। जब इस बिल को 4 साल या 5 साल बाद लागू होना है, तो सूत्रों के हवाले से इतना माहौल क्यों बनाया गया? क्या इसीलिए कि 2 भाषण देने के बाद एक और भाषण देने का मौका मिलेगा? ऐसा लगता है कि संसद का यह विशेष सत्र प्रधानमंत्री के भाषणों का विशेष सत्र साबित होने जा रहा है। विशेष सत्र बुला लिया गया और पता ही नहीं लगता है कि करना क्या है। 18 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच संसद में प्रधानमंत्री के 2-2 भाषण हो गए हैं। जरा सोचिए तो सही कि क्या कल कहने में कुछ कमी रह गई थी, जो आज भी उन्होंने लंबा भाषण दिया है। ऐसा लगता है कि संसद को प्रधानमंत्री के क्लासरूम में बदल दिया गया है, जबकि इसी संसद में उनका रिकॉर्ड है कि रूटीन के जवाब के अलावा मात्र 2 बार जवाब देने आए हैं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही है। 18 सितंबर के दिन से ही माहौल बनाया जा रहा है, महिलाओं में उम्मीदें पैदा की जा रही हैं, लेकिन निकला क्या? यही कि ये 2024 के चुनाव से लागू नहीं होगा। जब यही करना था तो इसे पहले कर लेते। हम आज इस पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत उस बात से जिससे पता चलता है कि बीजेपी के खेमे में महिला की वंदना करने वाले कैसे कैसे नेता हैं। इस बिल का नाम ही नारी शक्ति वंदन बिल रख दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वे कमलनाथ को चुनौती देते हैं। अगर कमलनाथ सच्चे हनुमान भक्त हैं तो 10 जनपद को जला दें। आप जानते हैं कि 10 जनपद सोनिया गांधी का घर है। 76 साल की सोनिया गांधी वरिष्ठ सांसद हैं। एक मुख्यमंत्री अपनी पूर्व पार्टी की अध्यक्ष और नेता का घर जलाने की बात सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री एक महिला सांसद का घर जलाने का आह्वान कर रहा है। यह सब इतना सामान्य हो चुका है कि आपने सुना है कि प्रधानमंत्री ने इसकी निंदा की है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति एक महिला सांसद का घर जलाने की चुनौती दे रहे हैं। क्या सच्चा हनुमान भक्त होने की यही निशानी बची है कि कमलनाथ अपनी पार्टी के नेता का घर जला दें? महिलाएं चाहे संभ्रांत हों या आर्थिक रूप से कमजोर हों या जाति के हिसाब से अंतिम पायदान पर हों, पुरुषों के समाज में सबका अलग ही संघर्ष है। किसी का दोहरा है तो किसी का गरीबी और जाति के कारण तिहरा है। जिस वक्त महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने की खबर आ रही है, उसी वक्त उनकी आर्थिक हालत खस्ता होने की भी खबर आ रही है। जल्दी से उस पर भी नजर डाल लेते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में घरेलू बचत 50 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2022 में यह जीडीपी का 7.2% थी। वित्त वर्ष 2023 में घटकर 5.1% हो गई है। यह आंकड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इस दौरान घरेलू कर्जे का बोझ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है।
यानी आम भारतीयों के घर कर्जे में डूबे हैं, महिलाओं पर कितना असर पड़ता होगा। यह रिपोर्ट बताती है कि मीडिया में जितना उछल कूद कर लीजिए, घर की तिजोरी खाली है और कर्जे का लोड इतना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है ईएमआई नहीं देने वालों को याद दिलाने के लिए चॉकलेट भेजेंगे। सोचिए 50 साल में घरेलू बचत इतनी कम कभी नहीं हुई, इसकी कोई खोज खबर नहीं। राजनीति में भावुकता और धार्मिकता इसी वजह से ज्यादा है क्योंकि आर्थिक हालत को लेकर ढोल पीटने के लिए अब ढोल भी नहीं बचा है, बल्कि फट चुका है। हालत यह हो गई है कि गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपए कम किया जाता है तो ढिंढोरा पिटवाया जाता है। अब पता चल रहा है कि लोगों का पैसा कहां जा रहा है। घरेलू बचत के 50 साल में सबसे कम स्तर पर पहुंचने से महिलाओं पर क्या असर पड़ रहा होगा। अब आते हैं महिला आरक्षण विधेयक पर। 18 सितंबर की शाम प्रहलाद सिंह पटेल नाम के राज्य मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए ट्वीट कर दिया, मगर ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। संसद के परिसर में बड़ी संख्या में महिलाओं की यह कतार बता रही है कि सूत्रों के हवाले से आई खबर सही है। ये सभी महिलाएं संसद की दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए जा रही हैं ताकि महिला आरक्षण विधेयक के इस नए इतिहास का गवाह बन सकें। लेकिन इन्हें भी पता नहीं होगा कि जिस बिल को इतिहास बनते हुए देखने आई हैं वो 2026 से पहले तो लागू ही नहीं हो सकता। यह भी इतिहास है जो कानून अभी 3-4 साल बाद लागू होगा, उसके पास होने पर ताली बजाने के लिए इन्हें बुलाया गया है। 9 मार्च 2010 को यूपीए ने इसे राज्यसभा में पास करा लिया था, मगर लोकसभा में पास नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि इस विधेयक में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण तो था, मगर ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देंगे, मगर ओबीसी का जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने एक नहीं कई बार कहा कि सरकार जिस भी रूप में लाएगी बिना शर्त समर्थन कांग्रेस देगी। तो क्या कांग्रेस अब इस बिल को सपोर्ट कर पाएगी? इंडिया गठबंधन के बाकी घटकों के विरोध को नजरअंदाज कर पाएगी कि इस बिल में ओबीसी महिलाओं का आरक्षण नहीं है? इस बिल के ड्राफ्ट पर 128वां संविधान संशोधन लिखा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा है। क्या वाकई प्रधानमंत्री की इन बातों में आपको कुछ अजीब नहीं लगता? उन्होंने कहा कि 19 सितंबर की यह तारीख अमृतत्व को प्राप्त होने जा रही है। इसमें अमृतत्व क्या है? क्या इसका कुछ भी मतलब निकलता है? ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देना भूल गए, किसी भी अल्पसंख्यक महिला समाज को आरक्षण देना भूल गए, फिर भी यह अमृतत्व है। और तो और प्रधानमंत्री इसका नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम रख रहे हैं। इस अधिनियम से आरक्षण शब्द ही गायब है। क्या आरक्षण की जगह आप वंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं? संवैधानिक अधिकारों को दैविक वंदना के शब्दों से विस्थापित किया जा रहा है। वैसे इस बिल में नया कुछ नहीं, 2010 का ही बिल पेश कर दिया गया है। ओबीसी महिलाओं का जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी शायद यह भी कह दें कि इस अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को शामिल नहीं करने के लिए ईश्वर ने उन्हें चुना है। हम बेहद विचित्र दौर में हैं, कहीं भागने का रास्ता नहीं। हम आपको प्रमिला दंडवते की याद दिलाना चाहते हैं। इस बिल पर अगर पहली कॉपीराइट किसी की है तो प्रमिला दंडवते की है, क्योंकि उन्होंने ही 1996 में इसे प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर रखा था। तब एचडी देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे। प्रमिला दंडवते महाराष्ट्र से जनता दल की सांसद थी और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ी थीं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। आपातकाल में 18 महीने जेल में रहीं। 1980 में जनता दल की टिकट पर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव जीती। आरंभ से ही प्रमिला दंडवते महिला आरक्षण की समर्थक रहीं। प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने के बाद तय हुआ कि एक संसदीय कमेटी पूरे देश में जाकर अलग अलग संगठनों से बात करे और ड्राफ्ट तैयार करे। उस कमेटी की चेयरपर्सन सीपीआई की गीता मुखर्जी बनाई गईं। इस कमेटी में ममता बनर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, नीतीश कुमार, शरद पवार, विजय भास्कर रेड्डी, सुषमा स्वराज, उमा भारती, गिरिजा व्यास, रामगोपाल यादव, सुशील कुमार शिंदे और हन्नन मुल्ला थे। इस कमेटी ने जो प्रारूप बनाया उसके अनुसार महिला आरक्षण 15 साल के लिए लागू होना था। एक सीट को एक बार के लिए ही आरक्षित किया जाना था और सीटों का रोटेशन होना था।
इस तरह 3 चुनावों में सभी सीटों पर एक बार महिला आरक्षण लागू हो जाता। 15 साल के पीछे यह सोच थी कि इस दौरान महिलाएं अपनी राजनीतिक पहचान बना लेंगी, फिर इसकी जरूरत नहीं रहेगी। 16 मई 1997 को लोकसभा में इसे लेकर बहस हुई, लेकिन सत्ता पक्ष के गठबंधन से ही इसका विरोध हो